इन टुडेज क्लास इसमें हम प्रोविजन ऑफ एंडर एक्ट जो है उसके एंड जो भी पॉक्सो है उसके हम जो भी हमारे एमसीक्यूज होते हैं, जो भी रेलेवेंट सेक्शंस हैं, उनके अंदर जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स में आए हैं वो सारे भी इसमें एडेड हैं। ठीक है, सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो सेक्शंस कौन कौन से रेलेवेंट हैं जो हमारे प्री के अकॉर्डिंग है। तो प्रोविजन ऑफ एंडर की बात करते हैं तो इसके सेक्शन कौन सा है हमारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ही हमारे इसमें रेलेवेंट है। ठीक है, देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, अंडर द सेक्शन 3 रिलीज आफ्टर द एडमोनिशंस मे बी ग्रांटेड वेयर अ पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर। देखो इसमें बोल रखा है जो सेक्शन 3 के अंदर जब हम उसको रिलीज कर रहे हैं आफ्टर एडमोनिशन पे, तो वो ग्रांट कब किन ऑफेंसेस के अंदर हम उसको उसको जो भी एक्यूज पर्सन है, ऑफेंडर है, उसको एडमोनिशमेंट कब ग्रांट करते हैं। तो देखो इसमें क्या बोल रखा है, सेक्शन 379 आईपीसी, 380 ऑफ द आईपीसी, 381 ऑफ द आईपीसी और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, देखो सेक्शन 3 के अंदर बोल रखा है कि जब किसी पर्सन को रिलीज किया जाता है तो उसमें 5 सेक्शंस दे रखे हैं कि 379, 380, 381, 404, 420 के अंदर हम किसी को, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने इन पांचों के अंदर कोई ऑफेंस कमिट किया या उसने ऐसा कोई ऑफेंस किया जिसकी पनिशमेंट कितनी है हमारी 2 साल, या 2 साल है या फाइन और बोथ है, तो उसको क्या कर सकते हैं, कोर्ट कंसीडर करेंगे उसके नेचर्स को, सर्कमस्टांसेस को एंड जो भी ऑफेंडर का कैरेक्टर उसको कंसीडर करने के बाद में जिससे कोर्ट ने उसको फाइंड आउट किया, गिल्टी किया है, वो कोर्ट क्या कर देंगे, उसको रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, देखो नेक्स्ट क्या बोल रखा है, सेकंड, फॉर एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द जनरल कैटेगरी ऑफ द सेक्शन 3 द मैक्सिमम पनिशमेंट प्रेस्क्राइब फॉर द ऑफेंसेस मस्ट बी। देखो अभी हमने बताया था कि सेक्शन में देखो ऑफेंसेस दे रखे हैं जिसमें हमारा 379, 380, 381, 404, 420 दे रखा है एंड उसके साथ एक पनिशमेंट दे रखी है कि कितनी मैक्सिमम पनिशमेंट, कितनी पनिशमेंट तक क्या कर सकते हैं, अगर कोई ऑफेंस कमिट किया गया तो उसको प्रोविजन पर रिलीज कर सकते हैं सेक्शन अंडर 3 के अंदर। सो देखो इसमें फर्स्ट क्या बोल रखा है, ए बोल रखा है इम्प्रिजनमेंट अप टू द 1 ईयर फाइन और बोथ, इम्प्रिजनमेंट अप टू द 2 ईयर एंड फाइन और बोथ, इम्प्रिजनमेंट अप टू द 3 ईयर फाइन और बोथ और इम्प्रिजनमेंट अप टू द 7 ईयर। ठीक है, तो आंसर इज बी, इम्प्रिजनमेंट अप टू द 2 ईयर फाइन और बोथ। चाहे ये आईपीसी के अंदर हो सकती है पनिशमेंट या किसी अदर लॉ के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, थर्ड क्या बोल रखा है, विच इज ऑन असेंशियल कंडीशंस अंडर द सेक्शन 3। असेंशियल कंडीशंस क्या है सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, जो भी ये दे रखे हैं। फर्स्ट है इसमें, ऑफेंडर मस्ट बी बिलो द 21 ईयर, 21 ईयर, ऑफेंडर मस्ट हैव नो प्रीवियस कन्विक्शन एंड द ऑफेंस मस्ट बी कंपाउंडेबल एंड द विक्टिम मस्ट कंसेंट। देखो क्या ऑफेंडर इसमें 21 ईयर वाला कंसेंट दे रखी है या फिर प्रीवियस कन्विक्शन वाला दे रखा है या फिर कंपाउंडेबल दे रखा है या विक्टिम की कंसेंट होती है, इनमें से कौन सा हमारे सेक्शन 3 के अंदर एसेंशियल होता है। तो देखो जब कोर्ट कंसीडर करते हैं तो वो तीन चीजें कंसीडर करते हैं सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस के अंदर। एक तो नेचर देखते हैं कि नेचर क्या है ऑफेंस का एंड कैरेक्टर क्या है, और उसको अगर प्रीवियसली कन्विक्टेड किया गया है कि नहीं किया गया है। ठीक है, तो अगर उसका कोई प्रीवियस जो भी कन्विक्शन है प्रूव्ड नहीं होता है तो क्या कर सकते हैं, उसको रिलीज कर सकते हैं ऑफेंडर को किस पे, प्रोविशन के ऊपर। ठीक है, सेक्शन 3 के अंदर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, व्हाइल कंसीडरिंग द रिलीज आफ्टर द एडमोनिशन अंडर सेक्शन 3 द कोर्ट कंसीडर कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, सर्कमस्टांस ऑफ द केसेस, नेचर ऑफ द ऑफेंसेस, ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसमें हमारा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, देखो 5 क्या बोल रखा है, फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन 3 अ प्रीवियस कन्विक्शन इंक्लूड अ प्रीवियस ऑर्डर मेड अंडर। देखो अब इसके जो सेक्शन 3 जो है उसके एक्सप्लेनेशन के अंदर दे रखा है, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, उसमें बोल रखा है कि जो प्रीवियस कन्विक्शन है ना उसके अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड की जाती है। तो जो उसमें बोल रखा है कि जो भी ऑर्डर हमारा सेक्शन 3 के अंदर जो मेड किया जाएगा वो वाला प्रीवियस कन्विक्शन माना जाएगा, एंड जो सेक्शन 4 के अंदर जो मेड किया जाएगा ऑर्डर वो भी हमारे कैटेगरी में आएगा, प्रीवियस कन्विक्शन की कैटेगरी में आएगा। तो देखो हम इसके ऑप्शन देखते हैं, सेक्शन 3 ओनली, सेक्शन 4 ओनली, सेक्शन 3 और 4 एंड सेक्शन 6 ओनली। तो आंसर इज सेक्शन 3 एंड 4। ठीक है, सेक्शन 3 एंड 4 में अगर कोई भी ऑर्डर पास किया जाता है किसी इन सेक्शंस के अंदर, तो वो क्या माना जाएगा, हमारे प्रीवियस कन्विक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, अगर कोई इन सेक्शन 3 और 4 के अंदर कोई पहले उसको प्रीवियसली उसको कन्विक्ट कर दिया गया, उस ऑर्डर पास हो गया है ऐसा कोई, तो उसको जो सेक्शन 3 के अंदर उसको क्या नहीं किया जाएगा, रिलीज नहीं किया जाएगा आफ्टर एडमोनिशन पे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेक्शन 6, अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद imprisonment फॉर द 2 ईयर ऑफ फाइन और बोथ एंड हैज no previous conviction, the court consider the offense or the character suitable, the court may release him after due admonition, acquit him, discharge him without finding suit, compulsory imposition, compulsory imprison him। देखो कोर्ट क्या करेगा, जो भी सारी चीजों को कंसीडर करेगा एंड ऑफेंस कैसा है हमारा, 2 साल तक की पनिशमेंट है जिसमें फाइनल बुद्ध रखा है और प्रीवियस कन्विक्शन उसका प्रूव नहीं होता है, और कोर्ट कंसीडर करेगा उसके कैरेक्टर को, ऑफेंस जो भी है उसको कंसीडर करने के बाद में कोर्ट क्या कर देगा, उसको फर्स्ट रिलीज कर देंगे उसको आफ्टर एडमोनिशन के ऊपर। ठीक है, सेक्शन 4 परमिट्स रिलीज ऑन प्रोविजन ऑफ द गुड कंडक्ट वेयर द ऑफेंडर इज फाउंड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। देखो सेक्शन 4 में हम किस पर्सन को रिलीज कर रहे हैं, प्रोविजन ऑफ द गुड कंडक्ट किस पर्सन को रिलीज करते हैं। ठीक है, उसने कैसे ऑफेंस किया है, किस ऑफेंस के लिए वो गिल्टी है। तो देखो फर्स्ट बोलता है इसमें पनिशेबल विद डेथ, पनिशेबल विद इम्प्रिजन फॉर लाइफ, नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजन फॉर लाइफ, पनिशेबल ओनली विद फाइन। ठीक है, तो आंसर इज सी, नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ओके, नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 4 ऑफ द कोर्ट में रिलीज एन ऑफेंडर आफ्टर रिक्वायरिंग हिम टू बी एंटर इनटू।
देखो, जब सेक्शन 4 के अंदर हम उसको रिलीज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या रिक्वायर करते हैं हम? एक बॉन्ड भरवाते हैं। सेक्शन 4 क्लियरली बोलता है कि उससे जब किसी भी पर्सन को जिसको गिल्टी फाउंड किया गया है किसी ऐसे ऑफेंस का जिसमें उसने डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट वाला ऑफेंस कमिट नहीं किया है, तो कोर्ट उसके जो भी कैरेक्टर है या फिर जो भी नेचर है, इसमें प्रीवियस जो कनेक्शन है उसका कांसेप्ट नहीं है। सिर्फ उसमें कोर्ट क्या देखेगा? नेचर देखेगा ऑफेंस का, कैरेक्टर देखेगा ऑफेंडर का एंड उसके बाद में क्या कर देंगे? उसको रिलीज़ कर देंगे। और रिलीज़ करने के लिए उसको एक बॉन्ड भरवाया जाएगा, जिससे कि बॉन्ड इसलिए होगा कि आपको जो भी कोर्ट में बुलाया जाएगा, आपको अपीयर होना पड़ेगा एंड जो भी सेंटेंस आपको दी जाएगी, आपको वो रिसीव करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये बॉन्ड भरवाया जाता है। इसमें टाइम पीरियड कितना होता है बॉन्ड का? 3 साल का टाइम पीरियड होता है, ठीक है? तो देखो इसमें क्या बोल रखा है, द कोर्ट में रिलीज़ एन ऑफेंडर एंड आफ्टर रिक्वायरिंग हिम टू एंटर इंटू फर्स्ट बोल रहा है बॉन्ड विद विदाउट श्योरिटी, अ बेल बॉन्ड विद 2 श्योरिटीज़ ओनली, अ पर्सनल बॉन्ड ओनली, अ सिक्योरिटी बॉन्ड ओनली। तो ऑप्शन इज ए जो है हमारा करेक्ट है, ए अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी, ठीक है। 9 में क्या बोल रखा है, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द पर्सन मे बी रिक्वायर्ड टू रिमेन अंडर अंडर द बॉन्ड अंडर द सेक्शन 4, जैसे कि मैंने अभी बताया था कितना टाइम पीरियड का होता है बॉन्ड का, टाइम पीरियड कितना होता है 3 ईयर होता है, ठीक है। 10 क्या बोल रखा है, द बॉन्ड अंडर सेक्शन सेक्शन 10 क्या बोल रखा है, द बॉन्ड अंडर सेक्शन 4 रिक्वायर द ऑफेंडर टू कीप पीस एंड बी गुड बिहेवियर, पे कंपनसेशन इन एवरी केसेस, रिपोर्ट ऑफ द पुलिस एवरी डे एंड रिमेन विद इन द डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीप पीस एंड बी गुड बिहेवियर। जब उससे बॉन्ड भरवाते हैं ना, तो उसको ये भी बोला जाता है कि आपको क्या करनी है, मेंटेन करके रखनी है सोसाइटी में पीस एंड गुड बिहेवियर को। जितने टाइम के लिए आप बॉन्ड भर रहे हो, बॉन्ड आपसे लिया जा रहा है, उतने टाइम के लिए आपको सोसाइटी के अंदर जो पीस है या गुड बिहेवियर है उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। 11 में क्या बोल रखा है, बिफोर रिलीजिंग एन ऑफेंडर अंडर सेक्शन 4 द कोर्ट शैल कंसीडर। जब उसको रिलीज कर रहे हैं ना, जो भी हमारा सेक्शन 4 के अंदर जब कोर्ट रिलीज कर रहा है तो क्या कंसीडर करेंगे, द रिपोर्ट ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर इफ एनी, द एफआईआर, द ओपिनियन ऑफ द कंप्लेनेंट एंड द मेडिकल रिपोर्ट। तो देखो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। जो भी अगर कोई प्रोविजन ऑफिसर की रिपोर्ट है ना, तो उसको शैल भी कंसीडर किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। ये सबसेक्शन सेकंड बोल रखा है कि इसका सेक्शन 4 के अंदर सबसेक्शन सेकंड है, उसके अंदर बोल रखा है कि कोर्ट जो भी कोई ऑर्डर पास करेंगे ना, फर्स्ट सेक्शन सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 में जब कोई ऑर्डर पास कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, वो पहले जो अगर कोई प्रोविजन ऑफिसर की कोई रिपोर्ट है तो उसको कंसीडर करने के बाद ही क्या करेंगे, उसको रिलीज करेंगे, ठीक है। देखो 12 में क्या बोल रखा है, द कोर्ट में मेक अ सुपरविजन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 डायरेक्टिंग द ऑफेंडर टू रिमेन अंडर द सुपरविजन ऑफ। देखो अब इसमें क्या बोल रखा है, सेक्शन 4 के अंदर जब हम सुपरविजन ऑर्डर बनाया जाता है, कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है, तो उसमें डायरेक्ट करते हैं ऑफेंडर को टू रिमेन अंडर द सुपरविजन ऑफ, ठीक है। तो किसके सुपरविजन में रहता है, वो किसके सुपरविजन में डायरेक्ट करते हैं उसको, तो पुलिस इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्रोबेशन ऑफिसर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो आंसर इज अ सी, प्रोविजन ऑफिसर के ऑफिस। देखो सबसेक्शन 3 क्या बोल रखा है, सेक्शन 4 का सबसेक्शन 3 के अंदर क्लियरली बोला गया है कि जब अगर कोई नेसेसरी है इन एडिशन में, जो सबसेक्शन 1 के अंदर जो ऑर्डर दिया है ना, उसके एडिशन में अगर लगता है, जो भी हमारे कोर्ट है उसको लगता है कि कोई सुपरविजन ऑर्डर भी पास किया जाना चाहिए, तो वो सुपरविजन एक ऑर्डर पास कर सकते हैं जिसमें कुछ कंडीशंस इंपोज की जाती हैं, और उसको सुपरवाइज कौन करते हैं, हमारे प्रोविजन ऑफिसर होते हैं, जिनका भी नाम उसमें मेंशन होता है, ठीक है। और ये सुपरविजन ऑर्डर कितने टाइम पीरियड के लिए होता है, 1 साल के लिए होता है, ठीक है। देखो 13 में क्या बोल रखा है, द पीरियड स्पेसिफाइड इन द सुपरविजन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 शेल। अब देखो पीरियड कितना दे रखा है इसमें, अभी मैंने बताया था, बी लेस देन 1 ईयर, नॉट बी लेस देन 1 ईयर, ऑलवेज बी 3 ईयर, नॉट एक्सीड 6 मंथ, तो बी लेस देन 1 ईयर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या बोल रखा है, 14 बोल रखा है, सुपरविजन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 में सर्टेन कंडीशंस रिलेटिंग टू। देखो कुछ कंडीशंस होती है उसमें, किससे रिगार्डिंग होती है वो, सबसेक्शन 4 इसके बारे में बात करता है कि सेक्शन 4 के अंदर सबसेक्शन 4 में ये बोल रखा है कि अगर कोई सुपरविजन जब ऑर्डर दिया जाता है तो उसमें भी बॉन्ड भरवाते हैं, सुपरविजन ऑर्डर के अंदर भी बॉन्ड बॉन्ड भरवाते हैं, जब उसको रिलीज करते हैं उससे पहले एक बॉन्ड भरवाया जाता है, और उसमें कुछ अदर कंडीशंस, एडिशनल कंडीशन भी उसमें दी जाती है। तो अब वो कंडीशन किसके रिगार्डिंग होती है, तो फर्स्ट बोलता है रेजिडेंस, एब्सटेनेंस फ्रॉम द इंटॉक्सिकेशन बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी, तो इसका हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। 15 क्या बोल रखा है, द कोर्ट कैन इम्पोज द एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 4 प्राइमरली for ensuring the proper supervision and preventing the repetition of offense, increasing the punishment, granting the compensation only and replacing the conviction। तो जो भी एडिशनल कंडीशन हमने सबसेक्शन 4 के अंदर जो देखी थी कि सबसेक्शन 4 के अंदर कुछ एडिशनल कंडीशन भी जो सुपरविजन ऑर्डर होता है उसके अंदर कुछ एडिशनल कंडीशन इंपोज की जाती हैं, तो उनका पर्पस क्या होता है, जो कंडीशन इंपोज की जा रही है उनका पर्पस क्या होता है, ए इंश्योरिंग करते हैं कि प्रॉपर सुपरविजन हो सके, या फिर जो भी प्रिवेंट कर सके जो रिपीटेशन ऑफ द ऑफेंसेस हो रहा है ना, कि वो ऑफेंडर बार बार ऐसा कोई ऑफेंस कमिट नहीं करे या किसी अदर तरीके का ऑफेंस कमिट नहीं करे। तो इसीलिए उससे क्या करवाते हैं हम, कुछ एडिशनल उसपे कंडीशंस फुलफिल करवा, मतलब जो भी कुछ एडिशनल कंडीशन उसमें इंपोज की जाती है इसी पर्पज के लिए, ठीक है। 16 में क्या बोल रखा है, अंडर सेक्शन 4 एन ऑफेंडर कैन नॉट बी रिलीज ऑन द प्रोविजन अनलेस द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट ऑफेंडर और हिज श्योरिटी हैज
sufficient movable property, a fixed place of abode or regular occupations in the place specified in the order, and government employment और नो प्रीवियस एफआईआर। देखो अब इसमें बोल रखा है सबसेक्शन 4 के अंदर एक एग्जेप्शन, सॉरी सबसेक्शन 1 का अंदर जो दे रखा है, सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 के अंदर एक वो दे रखा है, एक्सेप्शन दे रखा था प्रोवाइसो, जिसमें मेंशन किया गया था कि किसी भी कोई ऑर्डर जब पास करेंगे ना इसके अंदर, तो किसी ऑफेंडर को जब हम रिलीज कर रहे हैं ऑन द प्रोविजन ऑफ द गुड कंडक्ट के बेसिस पे, तो कोर्ट क्या कंसीडर करेगा, कोर्ट जब ही उसको रिलीज करेगा जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा कि जो ऑफेंडर है या उसकी श्योरिटीज है, वो क्या कर रहे हैं, वी अ फिक्स्ड ऑफ अवॉर्डेबल और रेगुलर ऑक्यूपेशन है ऑन द प्लेसेस जो कि स्पेसिफाइड किया गया ऑर्डर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है 17 में, सेक्शन 6 प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्प्रिजनमेंट टू एन ऑफेंडर हु इज, देखो सेक्शन 6 में जो भी स्पेशल जो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है वो किसके लिए दी गई है, जो कि क्या है हमारा बिलो द एज ऑफ 18 ईयर है, बिलो द एज ऑफ 21 ईयर, बिलो द 25 ईयर, एग्जैक्टली 21 ईयर, ठीक है। तो आंसर इज बिलो द एज ऑफ 21 ईयर। देखो जो हमारी सेक्शन 6 का जो प्रोविजन है ना, जो उसमें रिस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं, जो प्रोटेक्शन दे रखा है, वो किसके लिए दे रखा है, जो बिलो द एज ऑफ 21 ईयर जो पर्सन है उसके लिए स्पेशल प्रोविजन उसमें दे रखे हैं, ठीक है। 18 में क्या बोल रखा है कि सेक्शन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 द ऑफेंडर अंडर 21 ईयर शैल नॉट ऑर्डिनरली बी सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि जो सेक्शन 6 का जो सबसेक्शन 1 है उसके अंदर सिंपल कंडीशन दे रखी है कि अगर वो पर्सन जो है बिलो द एज ऑफ 21 ईयर होना चाहिए और उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करना चाहिए जिसकी पनिशमेंट कितनी है, इम्प्रिजनमेंट है, नॉट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ओनली इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। तो वहां जो भी कोर्ट है ना, जब वो उसको सेंटेंस देंगे ना उससे पहले क्या करेंगे वो, ठीक है, उससे आप पहले अपने आप को सेटिस्फाइड करेंगे कि क्या इसको सेक्शन 3 और 4 के अंदर हम रिलीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं डिजायरेबल नहीं है उसको सेक्शन 3 के अंदर रिलीज करना, तो वो उसको सेंटेंस दे देंगे एंड उसके रीजंस को वो रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि अंडर सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 1 द ऑफेंडर अंडर 21 ईयर्स शेल नॉट ऑर्डिनरी बी सेंटेंस, उसको ऑर्डिनरी तो क्या सेंटेंस नहीं दी जाती इम्प्रिजनमेंट की, अनलेस द विक्टिम डिमांड्स इम्प्रिजनमेंट, the court is satisfied that it is not desirable to deal with him under section 3 or 4 and the police recommend imprisonment or the offense is a non-bailable offense, ठीक है। ऑर्डर उसको कोई सेंटेंस नहीं दी जा रही है, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नॉट डिजायरेबल टू डील विद हिम अंडर सेक्शन 3 और 4, तो कोर्ट क्या कर सकते हैं, उसको सेंटेंस दे सकते हैं एंड उसके रीजंस को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है 19 में, क्या बोल रखा है, वेयर एन ऑफेंडर अंडर द 21 ईयर इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 6 द कोर्ट मस्ट, देखो इसमें क्या बोल रखा है कि जब हमारा जो भी सेक्शन 6 के अंदर जब किसी भी को भी सेंटेंस दी जाती है इम्प्रिजनमेंट की, जो बिलो द एज ऑफ 21 ईयर जो पर्सन है, तो उसमें कोर्ट क्या करता है, मस्ट रिकॉर्ड रीजंस फॉर डूइंग सो, ऑप्ट इन द हाई कोर्ट परमिशन, ऑप्ट इन द कंसर्न ऑफ द विक्टिम एंड रेफर द केस टू द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था क्या करता है, वो रिकॉर्ड करते हैं उसके रीजंस को कि ऐसे वो सेंटेंस क्यों दे रहे हैं, उसके रीजंस को रिकॉर्ड करते हैं कि क्यों वो सेक्शन 3 और 4 के अंदर इसको रिलीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखो 20 में क्या बोल रखा है, बिफोर सेंटेंसिंग एन ऑफेंडर अंडर 21 ईयर टू इम्प्रिजनमेंट द कोर्ट शैल कॉल फॉर, ठीक है। देखो जब कभी भी कोई भी कोर्ट जो है इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं ऐसे पर्सन को जो बिलो द एज ऑफ 21 ईयर है, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेंगे, कोर्ट शैल कॉल करेंगे, किसको बुलाएंगे, कोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे, प्रोविजन ऑफिसर्स रिपोर्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका जो सबसेक्शन 6 जो सबसेक्शन सेकंड जो है तो देखो सेक्शन 6 का जो सबसेक्शन सेकंड है उसमें बोल रखा है कि जब कोर्ट अगर अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे ना क्यों वो 3 और 4 के अंदर रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, कॉल करते हैं, किसको बुलाते हैं, वो प्रोविजन ऑफिसर को बोलते हैं कि आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए एंड उस रिपोर्ट को कोर्ट क्या करता है, कंसीडर करते हैं। और उसके अलावा अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें कोई जो ऑफेंडर है, जो पर्सन है जो बिलो द एज ऑफ 21 ईयर है, उसकी कोई मेंटल फिजिकल कोई कंडीशन है उसमें उस इन्फॉर्मेशन को भी क्या करेंगे, कोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो आंसर इज प्रोविजन ऑफिसर्स रिपोर्ट, ठीक है। 21 क्या बोल रखा है, सेक्शन 6 अप्लाइज वेयर द ऑफेंस इज पनिशेबल विद, ठीक है। सेक्शन 6 अब एप्लीकेबल कहाँ होता है, तो डेथ ओनली, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ओनली और इम्प्रिजनमेंट बट नॉट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फाइन ओनली, ठीक है। कौन से ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर अगर कोई पर्सन बिलो द एज ऑफ 21 ईयर है, उसने ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया है जो सेक्शन 6 में डील कर रहे हैं उसको, तो कौन से ऑफेंसेस होते हैं वो, कितनी पनिशमेंट मिलती है उनको, तो ये आ जाएगा आंसर इज सी, इम्प्रिजनमेंट बट नॉट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजनमेंट टर्म ऑफ होता है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म होती है, लेकिन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट नहीं होती उसमें, ठीक है। Next 22. Which provision is most directly concerned with the preventing unnecessary imprisonment of the young offender? ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रखा है, कौन सा जो प्रोविजन हमारे डायरेक्टली कंसर्न करता है, जहां जो अननेसेसरी तरीके से जो यंग ऑफेंडर्स के लिए हम पनिशमेंट देते हैं ना, उसके लिए कौन सा प्रोविजन है जिसको प्रिवेंट करता है, तो सेक्शन इज 6, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। देखो 23 क्या बोल रखा है, प्रोविजन ऑफिसर अंडर सेक्शन 2 इंक्लूड्स। देखो सेक्शन 2 के अंदर क्या हमारे डेफिनेशन दे रखे हैं, तो उसमें 4 डेफिनेशन है ABCD करके। ए में हमारा कोड दे रखा है, कोड का मतलब क्या होता है। बी के अंदर हमारा प्रोविजन ऑफिसर दे रखा है, एंड सी के अंदर प्रेस्क्राइब दे रखा है, एंड डी के अंदर बोल रखा है कि जो डेफिनेशन यहाँ नहीं दी गई है उसका मीनिंग हम कोड से लेंगे। कोड मीन्स 1973 का कोड हो सकता है, या फिर जो हमारा हमारा DNSS है, जो भी हमारा वो हो सकता है, ठीक है। तो प्रोविशन ऑफिसर कौन होता है, ओनली एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एन ऑफिसर अपॉइंटेड और रिकॉग्नाइज्ड एज द प्रोविशन ऑफिसर अंडर सेक्शन 13, एवरी पुलिस ऑफिसर, एवरी मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये आंसर इज बी। तो जो भी हमारे ऑफिसर होते हैं जिनको अपॉइंटेड या रिकॉग्नाइज किया गया अंडर सेक्शन 3 के अंदर एज अ प्रोविशन ऑफिसर, तो वो हमारे प्रोविशन ऑफिसर होंगे। इसका सबसेक्शन कौन सा है हमारा, तो बी का कौन सा है, सॉरी, इसका सबसेक्शन कौन सा है हमारा, तो सेकंड का जो बी है वो हमारा प्रोविशन ऑफिसर से डील करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 24। 24 में बोल रखा है प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 2 मींस। प्रेस्क्राइब का मीन्स क्या होता है, देखो, प्रेस्क्राइब्ड बाय द हाई कोर्ट, प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, अंडर द एक्ट, एंड प्रेस्क्राइब्ड बाय द हाई कोर्ट। तो प्रेस्क्राइब का मतलब कहाँ दे रखा है, सी के अंदर दे रखा है, प्रेस्क्राइब बाय द रूल्स मेड अंडर द एक्ट। ओके, देन 25 क्या बोल रखा है हमारा, 25 में बोल रखा है विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश सेक्शन 3 एंड 4। कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्टली डिस्टिंग्विश करता है 3 और 4 के बीच में। तो सेक्शन 3 डील्स विद द प्रोविजन ऑफ द गुड कंडक्ट, एंड सेक्शन 3 इज द एडमोनिशन। सेक्शन 3 डील विद द रिलीज आफ्टर एडमोनिशन, एंड सेक्शन 4 डील विद द रिलीज ऑन provision of the good conduct. Both section deal exclusively with the offender under 21 year, and both sections provide imprisonment. देखो, सेक्शन 3 जो है ना वो हमारा क्लियरली बोलता है कि किसी भी पर्सन को पावर दे रखी है इसमें कोर्ट की कि वो किसी पर्सन को रिलीज कर सकते हैं आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। एडमोनिशन होता है उसने कोई छोटा मोटा ऑफेंस किया, उसको थोड़ा डरा धमका के उसको डांट फटका के क्या कर देते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं। सेक्शन 4 जो होता है उसमें कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें ऑफेंस जो है वो डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े हीनियस टाइप के ऑफेंसेस होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कोर्ट, उसको रिलीज जो करते हैं ना प्रोविजन गुड कंडक्ट पे करते हैं, और उसका जो भी उसका एक बॉन्ड भरवाते हैं, वो 3 साल के लिए बॉन्ड वैलिड होता है। एंड देन उसके बाद में अगर कोर्ट उसको डायरेक्ट करते हैं तो उसको अपियर होना पड़ता है, जो भी सेंटेंस है उसको रिसीव करना होता है। ठीक है, तो हमारा जो बी है ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा कि सेक्शन 3 डील करता है रिलीज आफ्टर द एडमोनिशन, एंड सेक्शन 4 डील करता है विद द रिलीज ऑन द प्रोविजन ऑफ द गुड कंडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है 26, द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट इनेक्टेड इन। ठीक है, तो प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट हमारा कब इनेक्ट हुआ था, 1955, 1958, 1960, 1962। तो ये हुआ था हमारा 1958। देखो 27 में क्या बोल रखा है, द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1950 इज। इसका एक्ट नंबर बताना है, एक्ट नंबर क्या है, एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958, एक्ट नंबर 21 ऑफ 1958, एक्ट नंबर 22 एंड एक्ट नंबर 25 ऑफ 1958। एक्ट नंबर क्या है इसका, एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या 28 में क्या बोल रखा है कि द लॉन्ग टाइटल ऑफ द प्रोविजन ऑफ द ऑफेंडर एक्ट प्राइमरली रिलेटेड टू। इसका लॉन्ग टाइटल किससे रिलेटेड करता है, मतलब इसमें सिंपल सी बात है, इसके पर्पस के बारे में बात करता है कि जो लॉन्ग टाइटल होता है ना, लॉन्ग टाइटल में हमारा प्रीएम्बल को भी इंक्लूड किया था, तो वही बात पूछ रहा है ये कि किससे रिलेटेड करता है वो, प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, रिलीज ऑफ ऑफेंडर ऑन द प्रोविजन एंड आफ्टर ड्यू एडमोनिशंस, रिहैबिलिटेशन ऑफ द प्रिजन ओनली, एंड प्रिवेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो आंसर इज बी, रिलीज ऑफ द ऑफेंडर ऑन द प्रोविजन एंड आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। ठीक है, नेक्स्ट है 29। इसमें बोल रखा है सेक्शन 1 ऑफ द प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट डील विद। किससे डील करता है सेक्शन 1, डेफिनेशंस, रिलीज आफ्टर एडमोनिशन, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमिटमेंट, प्रोविजन ऑफिसर। तो ये तो इजी है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमिटमेंट। ओके, नेक्स्ट है 30। 30 में क्या बोल रखा है, अंडर द सेक्शन 2 द एक्सप्रेशन कोड रेफर टू द इंडियन पिनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ठीक है, तो हमारा अभी तक तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है। अब इसमें बाद में चेंजेस होंगे तो देन इसका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, अंडर द एक्ट ऑफेंडर मींस अ पर्सन। ऑफेंडर कौन होता है, अगेंस्ट टू होम। देखो 31 क्या बोल रखा है, अंडर द एक्ट ऑफेंडर मींस अ पर्सन। ऑफेंडर कौन है, अगेंस्ट होम ओनली अ एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड, फाउंड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, अरेस्ट फॉर एनी ऑफेंस, एंड कन्विक्टेड ओनली फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, तो ऑफेंडर कौन है हमारा, फाउंड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, ये है हमारे प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ठीक है, इसमें हमारे जो प्री के हिसाब से सेक्शंस कितने इंपॉर्टेंट है, हमारे सेक्शन 1 से लेकर 12 तक के सेक्शंस हैं। ठीक है, उनके रिगार्डिंग ही हम क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रखा है, अंडर सेक्शन 2 अ चाइल्ड मींस अ पर्सन बिलो 14 ईयर, बिलो 16 ईयर, बिलो 18 ईयर, बिलो 21 ईयर। ठीक है, तो एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, child means a person below the age of 18 year under the POCSO Act. Okay. Second क्या बोल रखा है, a person aged exactly 18 year is for the purpose of the definitions of the child under the POCSO a child, not a child, child only for the section 3, a child only with the court permission. ठीक है, अगर कोई भी पर्सन क्या है exactly 18 ईयर का है, ठीक है, तो क्या उसको पॉक्सो के अंडर क्या मानेंगे हम, चाइल्ड कंसीडर करके चलेंगे, नो।
नॉट अ चाइल्ड, क्योंकि उसमें सेक्शन में क्लियर बोल रखा है बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। ठीक है, अगर उसमें उसको हम कंसीडर करके चलते तो उसमें बोल रखा है 18 ईयर एंड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, इस तरीके से कुछ मेंशन होता है, लेकिन उसमें एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है, तो हम इसको चाइल्ड कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड, क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर द प्रिवेंटिव सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 3। देखो सेक्शन 3 के अंदर क्या बोल रखा है, सेक्शन 3 में बोल रखा है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन दे रखी है कि किस तरीके से होता है, तो उसमें चार तरीके बता रखे हैं। अगर पेनिट्रेट होता है, पेनिट्रेशन होती है, इंसर्ट, मैनिपुलेशन एंड अप्लाई, ये 4 तरीके दे रखे हैं। इस तरीके से अगर कोई ऑफेंस कमिट किया था तो वो हमारा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर डिफाइंड होता है। ठीक है, तो इसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है उसके, तो फर्स्ट बोल रखा है सेक्सुअल इंटेंट इज ऑलवेज एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड, पेनिट्रेशन टू एनी एक्सटेंट इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द प्रोविजंस, bodily injury must necessary to the cause and the offender must use force। तो द आंसर इज पेनिट्रेशन टू एनी एक्सटेंट इनटू इन अ मैनर स्पेसिफाइड इन द प्रोविजन। ठीक है, पेनिट्रेशन होना जरूरी है, जो भी स्पेसिफाइड प्रोविजन के अंदर जो भी मैनर स्पेसिफाइड किया गया उस तरीके से। ठीक है, इसकी पनिशमेंट हमारे सेक्शन 4 के अंदर दे रखी है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, अंडर सेक्शन 3A पेनिट्रेशन ऑफ द पेनिस इनटू द वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ द चाइल्ड मस्ट बी कंप्लीटेड, मस्ट कॉज इंजरी टू एनी एक्सटेंट कॉन्स्टिट्यूट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इज पनिशेबल विद ओनली विद अकम्पनाइड बाय द फोर्स। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रखा है कि अगर कोई पेनिट्रेट करता है पेनिस को, इनका वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा, एनस ऑफ द चाइल्ड के, तो उसको हम कब मानते हैं कि वो ऑफेंस कमिट हुआ है, तो जब वो मस्ट कंप्लीट हो जाता है तब, या कोई इंजरी कॉज होती है उससे तब, या किसी भी एक्सटेंट तक वो पेनिट्रेट करते हैं और जिस पेनिट्रेट करते हैं तब वो हमारा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है, या फिर ओनली अगर कोई फोर्स वगैरह हुआ है उसके साथ में तभी पनिशेबल होता है। ठीक है, तो आंसर इज सी, पेनिट्रेशन किसी एक्सटेंट तक होता है तभी हमारा क्या कहलाता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 5 बोल रखा है क्वेश्चन, इंसर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एनी other body part into the vagina, urethra, anus of the child in the circumstances specified in the section 3 constitutes sexual harassment, sexual assault, penetrative sexual assault, aggravated sexual assault only। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि अगर हम इंसर्ट करते हैं कोई ऑब्जेक्ट या अदर बॉडी पार्ट इनटू द वजाइना, यूरेथ्रा, एनस ऑफ द चाइल्ड, तो कौन सा ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा ये। ठीक है, तो सेक्सुअल हरासमेंट होगा, सेक्सुअल असॉल्ट होगा, नहीं, सी इज आंसर, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 6, अप्लाइंग द माउथ टू द पेनिस, वजाइना, एनस और द यूरेथ्रा ऑफ द चाइल्ड फॉल विद इन, तो किस अप्लाई करते हैं अगर माउथ हो टू द पेनिस, वजाइना, एनस और यूरेथ्रा द चाइल्ड में, तो कौन से सेक्शन के अंदर ऑफेंस माना जाता है ये, सेक्शन 3, सेक्शन 7, सेक्शन 11, सेक्शन 12। तो ये हमारा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है अंडर द सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, द मिनिमम पनिशमेंट अंडर सेक्शन 4(1) फॉर द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, कितनी मिनिमम पनिशमेंट होती है अगर सबसेक्शन 1 के अंदर बात करते हैं। देखो सेक्शन 4 के अंदर 2 सबसेक्शन दे रखे हैं, सबसेक्शन 1 के अंदर अगर कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है तो उसकी मिनिमम पनिशमेंट कितनी होती है, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, तो उसकी पनिशमेंट कितनी होती है हमारी, 10 ईयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर अंडर द 16 ईयर, सॉरी, देखो 8 क्या बोल रखा है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन द चाइल्ड बिलो 16 ईयर अंडर सेक्शंस 4 सबसेक्शन 2 इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। देखो सबसेक्शन 4 के अंदर जैसे मैंने बताया था कि दो सबसेक्शन दे रखे हैं, फर्स्ट में बोल रखा है कि नॉर्मल अगर पेनिट्रेटिव फर्स्ट बोलता है कि अगर नॉर्मली अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है किसी पर्सन के साथ में हो रहा है, ठीक है, तो वहां पनिशमेंट कितनी होती है हमारी, 10 ईयर से लेके मिनिमम 10 ईयर होती है, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट होती है, फाइन होता है। और सबसे सेकंड में क्या बोल रही है, कंडीशन दे रखी है कि अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऐसे किसी पर्सन के साथ में होता है जो कि बिलो द एज ऑफ 16 ईयर है, 16 साल से कम के बच्चे के साथ में अगर होता है, तो उसमें पनिशमेंट कितनी हो जाती है हमारी, 20 साल से लेके लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट हो जाती है एंड फाइन होता है उसमें। ठीक है, तो इसमें पनिशमेंट कितनी हो जाएगी हमारी, 20 साल टू इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अंडर सेक्शन फोर्थ, देखो 9 क्या बोल रखा है, अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मींस, अब देखो उसमें बता रखा है कि 20 ईयर से लेके इम्प्रिजनमेंट, 20 ईयर से लेके इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। अब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब दे रखा है उसमें, रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, तो इसमें बोल रखा है 14 ईयर, 20 ईयर्स रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ एंड 25 ईयर। ठीक है, तो रिमाइंडर ऑफ पर्सन नेचुरल लाइफ, जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसको आजीवन कारावास मिलेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बोल रखा है 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रावेटेड सर्कमस्टांसेस अंडर सेक्शन 5। एग्रावेटेड फॉर्म कौन सी होती हैं जब कोई भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो 3 के अंदर हो रहा है, अगर उसमें कोई एग्रावेटेड फॉर्म्स मतलब एग्रावेटेड अगर होता है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं जो हमारी सेक्शन 5 के अंदर मेंशन कर रखी है कि अगर इन फॉर्म के अंदर होता है, इन सर्कमस्टांसेस के अंदर होता है, तो वो हमारा कैसा होता है, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है, जिसकी पनिशमेंट हमारे कहाँ दे रखी है, सेक्शन 6 के अंदर दे रखी है। उसने पनिशमेंट कितनी दे रखी है हमारी, 20 ईयर से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट की होती है। लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है, पर्सन नेचुरल लाइफ। ठीक है, एंड उसमें डेथ पनिशमेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें ये बोल रखा है कि कौन-कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं जो कि एग्रावेटेड फॉर्म की होती हैं। तो फर्स्ट है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बाय द पुलिस ऑफिसर इन द सर्कमस्टांसेस स्पेसिफाइड देयरइन बाय एनी असॉल्ट बाय अ स्ट्रेंजर, एनी वर्बल अब्यूज, एनी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड।
तो हमारा जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा इन दी जो भी सर्कमस्टांसेस स्पेसिफाइड की गई हैं, ठीक है। 11 में क्या बोल रखा है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिटेड ऑन अ चाइल्ड बिलो दी 12 ईयर इज नेवर एग्रावेटेड, कवर्ड एज एग्रावेटेड फॉर्म अंडर द सेक्शन 5, ओनली सेक्सुअल हरासमेंट और पनिशेबल अंडर सेक्शन 12। देखो, अब इसमें क्या बोल रखा है कि अगर बिलो द 12 ईयर अगर किसी चाइल्ड के साथ में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो क्या हमारा ये ओनली पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा या एग्रावेटेड एग्रावेटेड फॉर्म होगी? तो ये हमारा सेक्शन 5 के अंदर मेंशन है कि अगर कोई भी एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट किसी चाइल्ड के साथ में होता है जो कि बिलो द एज ऑफ 12 ईयर है, तो ये हमारा कैसा माना जाएगा? एज पर द सेक्शन 5 इट इज कंसिडर्ड एज अ एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। Okay, next is the section question 12. Repeated or more than once penetrative sexual assault on a child is covered by, ठीक है। अगर रिपीटेडली उस बच्चे के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो वो कौन से सेक्शन के अंदर कवर किया जाता है? सेक्शन 3 ओनली, सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 11। तो ये हमारा क्या होता है? सेक्शन 5 के अंदर क्या होता है? एग्रावेटेड फॉर्म होती है। 13 क्या बोल रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेसली इंक्लूडेड अमंग द एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सर्कमस्टांसेस। एक्सप्रेसली कौन सी सर्कमस्टांसेस होती है? गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सिंपल असॉल्ट विदाउट द सेक्सुअल इंटेंट, डिफॉर्मेशन, थेफ्ट। तो जो हमारे गैंग होते हैं, गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये भी हमारी क्या होती है? एक फॉर्म मानी जाती है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। देखो सेक्शन 5 में एक लिस्ट दे रखी है पूरी, उसमें ए से क्लॉज ए से लेके यू तक के कुछ ऐसे उसमें सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं कि ये अगर कैटेगरी ये चीजें होती हैं या इन पर्सन के द्वारा किया जाता है ऑफेंसेस इस तरीके से किया जाता है, तो वो हमारी एग्रावेटेड फॉर्म होती है, ठीक है। 14 में क्या बोल रखा है? द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 6 फॉर द एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट मे इंक्लूड imprisonment of 20 year or more, life imprisonment for the remainder of the natural life, or एंड फाइन और डेथ, ठीक है। तो यही पनिशमेंट होती है अगर कोई सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट करता है किसी भी चाइल्ड किसी पर्सन के ऊपर जो कि अब बिलो द एज ऑफ 18 ईयर है, ठीक है। तो उसमें पनिशमेंट कितनी दे रखी है? एज पर द सेक्शन 6 उसकी पनिशमेंट कितनी है हमारी? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है, और सॉरी 20 ईयर की पनिशमेंट हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी जो कि रिमाइंडर ऑफ पर्सन नेचुरल लाइफ, एंड इसमें डेथ पनिशमेंट भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है? 515 के अंदर क्या बोल रखा है? अंडर सेक्शन 7 असॉल्ट सेक्सुअल असॉल्ट इन्वॉल्व। सेक्शन 7 के अंदर असॉल्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? देखो, penetration, physical contact with the specified sexual part, body part, or with the sexual intent and without penetration, only verbal communication, only electronic communication। तो देखो सेक्सुअल असॉल्ट के लिए क्या होती है? इसमें पेनिट्रेशन की नीड नहीं होती है, विदाउट पेनिट्रेशन होता है ये, एंड इसमें फिजिकली कांटेक्ट होता है, टच करते हैं, जो भी वजाइना होता है, यूरेथ्रा, एनएस होता है चाइल्ड, या चाइल्ड को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि वो किसी पर्सन के को क्या करता है, वजाइना वगैरह को इसी को टच करते हैं, ठीक है, फिजिकली कांटेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें पेनिट्रेशन नहीं होता है, सेक्सुअल इंटेंट होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या बोल रखा है 60 में? विच इज द स्पेसिफिकली मेंशन इन सेक्शन 7 के अंदर क्या स्पेसिफिक मेंशन है? बाइजेना पेनिस एनस द ब्रेस्ट, आई ईयर एंड द नोज, हैंड्स एंड द फीट ओनली, एंड द हेड एंड द नेक ओनली, ठीक है। तो हमारा जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, बाइजेना पेनिस एनस द ब्रेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है 17 में? फॉर एन एक्ट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 7, फिजिकल कॉन्टैक्ट मस्ट बी एक्सीडेंटल विद सेक्सुअल इंटेंट विदाउट पेनिट्रेशन, accompanied by the grievous hurt, accompanied by the use of weapon। तो आंसर इज बी, विद a sexual intent and without penetration, ठीक है। पनिशमेंट क्या होती है? पनिशमेंट अंडर देखो सेक्शन नेक्स्ट क्या बोल रखा है? सेक्शन 18 में क्या बोल रखा है? पनिशमेंट अंडर सेक्शन 18 ऑफ फॉर द सेक्सुअल असॉल्ट। देखो सेक्शन 7 के अंदर हमने सेक्सुअल असॉल्ट देखा कि किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। उसकी पनिशमेंट क्या दे रखी है? 8 के अंदर दे रखी है। पनिशमेंट कितनी है इसकी हमारी? imprisonment of 3 to 5 year and fine, imprisonment of 5 to 7 year and fine, imprisonment of 10 year or to life, and imprisonment up to 3 year only। तो पनिशमेंट कितनी है हमारी? imprisonment of 3 to 5 year and fine, ठीक है। नेक्स्ट है 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 9। और देखो जिस तरीके से हमारे सेक्शन 5 के अंदर एग्रावेटेड फॉर्म दे रखी थी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की, तो सेम जो सर्कमस्टांसेस उसमें दे रखी थी ना, ए क्लॉज क्लॉज ए से लेके यू तक के जो प्रोविजंस दे रखे थे, वही से हमारे जो हमारा एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट होता है उसमें वही सेम सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं, ठीक है। बस एक उसमें जो वी है जो लास्ट का वो एक न्यूली एडेड है, अदरवाइज बाकी सारे उसमें सेम क्लॉजेस दे रखे हैं, ठीक है। तो सेक्शन 9 हमारा किससे डील करता है? एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट से डील करता है। अब इसमें कौन-कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं जो इसको कॉन्स्टिट्यूट करती है ऑफेंस को? तो फर्स्ट बोल रखा है इसमें सेक्सुअल असॉल्ट बाय द पुलिस ऑफिसर इन द स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस, ऑर्डिनरी फिजिकली कॉन्टैक्ट विदाउट सेक्सुअल इंटेंट, सिंपल डिफॉर्मेशंस, ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो आंसर इज हमारा क्या हो जाएगा? सेक्सुअल असॉल्ट बाय द पुलिस ऑफिसर इन द स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। 20 क्या बोल रखा है? सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड बिलो द 12 ईयर इज इंक्लूडेड अमंग द एग्रावेटेड सर्कमस्टांसेस अंडर, ठीक है। तो ये वही हमारा कि अगर 12 ईयर से बिलो का अगर किसी के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एग्रावेटेड फॉर्म हो जाएगी सेक्शन 9 के अंदर।
ऑफेंस हो जाएगा, ठीक है? वही रिपीट इन द मोर देन, ये वही क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं, ठीक है? अगर रिपीट करता है मोर देन सेक्सुअल ऑफेंसेस तो ये हमारा क्या माना जाएगा? एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। देखो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि रिपीट सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है या रिपीट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, ठीक है? ये चीज़ थोड़ी कंफ्यूजिंग है, ये थोड़ी याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है 22 में क्या बोल रखा है? पनिशमेंट फॉर एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 10। पनिशमेंट कितनी दे रखी है हमारी 10 के अंदर? जो भी हमारा 9 में जो ऑफेंस दे रखा है हमारा एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, उसकी पनिशमेंट क्या दे रखी है 10 में। ठीक है, तो कितनी पनिशमेंट है उसमें? 3 टू 5 ईयर, 5 टू 7 ईयर एंड फाइन, 10 ईयर टू लाइफ एंड मिनिमम 20 ईयर। तो पनिशमेंट कितनी है? बी इज करेक्ट, 5 टू 7 ईयर। ठीक है, 23 क्या बोल रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल विद इन दी सेक्सुअल असॉल्ट अंडर द सेक्शन 11। देखो सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर कौन कौन सी क्या क्या चीजें होती है सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर? तो रिपीटेडली फॉलोइंग, वॉचिंग और कॉन्टेक्टिंग चाइल्ड डायरेक्टली और थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीन्स विद द सेक्सुअल इंटेंट, merely स्पीकिंग द चाइल्ड, फाइलिंग अ कंप्लेंट, गिविंग अ लॉफुल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, देखो सेक्सुअल आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा। रिपीटेडली फॉलो करते हैं, वॉच करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं चाइल्ड को डायरेक्टली और सीधा इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीन्स के द्वारा सेक्सुअल इंटेंस के साथ में, तो ये हमारा क्या होता है? सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है 24 अंडर द सेक्शन 11, वेदर एन एक्ट वाज डन विद सेक्सुअल इंटेंट इज ऑलवेज प्रिज्यूम्ड अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, अ क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली और इररिलेवेंट। देखो इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखी है सेक्शन 11 के अंदर कि अगर जो हमारा सेक्सुअल इंटेंट जो होती है ना, उस एक्ट को हम क्या मान के चलते हैं? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है हमारा, या फिर लॉ प्रिज्यूम करते हैं इसको, या फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है इररिलेवेंट टू। तो आंसर इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है 25। 25 में क्या बोल रखा है? पनिशमेंट अंडर द सेक्शन 12 फॉर द सेक्सुअल हरासमेंट इज। सेक्सुअल हरासमेंट की पनिशमेंट कहाँ दे रखी है? डेफिनेशन दे, सेक्सुअल हरासमेंट का जो ऑफेंस डिफाइन कर रखा है वो 11 में है, 12 में क्या दे रखी है? उसकी डेफिनेशन दे रखी है। तो देखो वो क्या दे रखी है हमारी? इम्प्रिजनमेंट अप टू द 3 ईयर एंड फाइन, मिनिमम 3 ईयर एंड फाइन, 5 टू 7 ईयर एंड फाइन एंड 10 ईयर टू लाइफ। तो इसमें 12 के अंदर पनिशमेंट कितनी है हमारी? इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर एंड फाइन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या बोल रखा है हमारा? 26 में बोल रखा है पॉक्सो स्टैंड फॉर। पॉक्सो मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड सेफ्टी ऑफेंसेस, प्रिवेंशन ऑफ द चाइल्ड सेक्सुअल ऑपरेशन। तो इज इजी प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, अब ये एक्ट एनेक्टेड किस ईयर में हुआ था? तो 2012 के अंदर हुआ था। ये तो इजी इजी सा क्वेश्चन है। पॉक्सो केम इनटू 48 क्या बोल रखा है? पॉक्सो एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, किस दिन ये इनफोर्स हुआ था, मतलब लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारे 14 नवंबर 2012 को अंदर, 12 के अंदर क्या हुआ था? पूरे देश के अंदर लागू हुआ था। 29 क्या बोल रखा है? सेक्शन 1 ऑफ द पॉक्सो डील करता है किसे? डेफिनेशन, प्रिवेंटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड सॉर्ट अदर एक्सटेंट कमेंसमेंट। तो दैट इज, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है 30 में? अंडर सेक्शन 2 अ चाइल्ड मींस अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द पॉक्सो एक्ट इज प्राइमरली इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी, इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड ट्रैफिकिंग ऑफेंसेस। तो आंसर इज बी, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी से क्या करता है? ये बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट लाया गया था। ठीक है, तो ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ में आए होंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।